हेलो भाई साहब, क्या हाल चाल है। तो इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, एमडीयू के एडवांस जावा के फर्स्ट यूनिट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा। ठीक है, जो क्वेश्चंस यहाँ पे बताऊंगा वो क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लेना और एग्जैक्टली लिख के आ जाना। यूनिट 1 में से एक भी नंबर नहीं घटेगा, गारंटी मेरी है भाई साहब। ये तो सबसे पहले सर्वलेट इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या होती है सर्वलेट का आर्किटेक्चर, उसके टाइप्स, सर्वलेट की लाइफ साइकिल, रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या होता है, जेएसपी का इंट्रो, उसके बाद जेएसपी का वर्किंग और उसका फ्लो, देन जेएसपी की स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स, फिर 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स, जेएसपी टैग्स, एमवीसी, और लास्ट में एक छोटा सा डिफरेंस कर लेंगे जेएसपी और सर्वलेट के बीच में, तो मज़ा आएगा। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं भाई सर्वलेट पे। सर्वलेट एक जावा बेस्ड सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो डायनेमिक वेब कंटेंट क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। बेसिकली जब भी कोई क्लाइंट जैसे ब्राउज़र होते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजता है, जैसे कि फॉर्म सबमिट करना या लॉगिन करना, तो सर्वलेट उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स रिटर्न में देता है। ठीक है, अब जावा सर्वलेट के क्या क्या काम होते हैं, वेब ब्राउज़र से रिक्वेस्ट रिसीव करना, उसकी प्रोसेसिंग करना लाइक फेचिंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस या फिर कोई कैलकुलेशंस, और फिर रिस्पॉन्स क्लाइंट तक भेजना, मोस्टली HTML, JSON या फिर प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में। ठीक है, सर्वलेट को रन करने के लिए हमें चाहिए होता है सर्वलेट कंटेनर या फिर वेब सर्वर, जैसे अपाचे टॉमकैट, जो सर्वलेट का लाइफ साइकिल मैनेज करता है। ठीक है, इमेजिन करो एक लॉगिन पेज है जिसमें हम अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं। ठीक है, जब सबमिट पे क्लिक करते हैं तो डेटा एक सर्वलेट को भेजता है। फॉर्म जो हमारा होता है वो पोस्ट मेथड से एक सर्वलेट को डेटा भेजता है। वो सर्वलेट चेक करता है क्रेडेंशियल्स डेटाबेस में वैलिड हैं कि नहीं है, और फिर रिस्पॉन्स भेजता है, या तो लॉगिन हो जाएगा सक्सेसफुल या फिर इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो ये पूरा लॉजिक जो होता है ना, ये हमारा सर्वलेट हैंडल करता है। यूज़ केस क्या होते हैं सर्वलेट के, लॉगिन और ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स, फिर डेटा फॉर्म प्रोसेसिंग जैसे कि फीडबैक फॉर्म्स वगैरह, चैट एप्लीकेशंस हो गई, और डैशबोर्ड बैकएंड्स, और रेस्ट एपीआई के बैकएंड्स, मतलब ये सब चीज़ें बेसिक चीज़। ठीक है, अब की पॉइंट्स क्या क्या याद रखने हैं सर्वलेट के। सर्वलेट जावा की क्लास होती है जो जावा एक्स डॉट सर्वलेट API यूज़ करती है। वेब डॉट XML या फिर एनोटेशंस जो होते हैं उससे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। ठीक है, ये तो सर्वलेट के साथ JSP मिलके एक फुल स्टैक वेब ऐप बनाते हैं। ये तो था सर्वलेट होता क्या है। अब सर्वलेट के कंपोनेंट्स पे आते हैं। सर्वलेट के मेनली तो वैसे 4 ही कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो हमारा हो गया क्लाइंट, जो कि रिक्वेस्ट भेजेगा और रिस्पॉन्स लेगा। एक होता है वेब सर्वर, जिसके अंदर हम सर्वलेट कंटेनर को रखते हैं, जिसके अंदर हमारी सर्वलेट्स होती हैं। तीसरा कंपोनेंट सर्वलेट्स इटसेल्फ, मतलब जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं वो सर्वलेट्स। और फिर रिस्पॉन्स, जो रिटर्न बैक हम क्लाइंट को देते हैं, जो हम रिस्पॉन्स देते हैं, जो भी रिक्वेस्ट होता है उसको प्रोसेस करके, वो चौथा पार्ट। तो ये मेन 4 कोर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सर्वलेट का आर्किटेक्चर। ठीक है, क्लाइंट वही बंदा है जो तुम्हारा वेब पेज ओपन करता है। ठीक है, फॉर्म भर के सबमिट करता है या किसी लिंक पर क्लिक करता है। अब वेब सर्वर, ठीक है, वेब सर्वर ये एक मिडलवेयर होता है जो कि रिक्वेस्ट को सर्वलेट तक पहुंचाता है। ठीक है, सर्वलेट कंटेनर सर्वलेट की लाइफ साइकिल को मैनेज करते हैं, सब कुछ यहाँ से कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, अब सर्वलेट कंटेनर डिसाइड करता है कि रिक्वेस्ट किस सर्वलेट को भेजनी है। ये कंटेनर ही सर्वलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, और सर्वलेट यहाँ पे रियल लॉजिक, हम जो भी डेटा प्रोसेस करना है, बिजनेस लॉजिक अप्लाई करना है, या फिर डेटाबेस से डेटा फेच करना है, ये सब जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं या फिर वर्क फ्लो होता है वो हम मेन सर्वलेट के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब ये तो भाई टाइप्स ऑफ सर्वलेट पे। ठीक है, 2 टाइप की सर्वलेट होती हैं हमारे पास। वैसे तो मेनली 3 तरह की होती हैं, मोस्टली हम 2 ही पढ़ते हैं। ठीक है, तीनों ही बता देता हूँ चलिए। सबसे पहले जेनेरिक सर्वलेट, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है जो javax डॉट सर्वलेट डॉट जेनरिक सर्वलेट पैकेज में मिलती है। ये प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि HTTP ही नहीं, इस पर किसी भी प्रोटोकॉल के लिए काम कर सकती है। ठीक है, इसका मेनली यूज़ तब होता है जब हम HTTP से ज़्यादा जेनेरिक चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, ये तो सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स, इन दोनों को हम मेथड ओवरराइड फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल यूज़ केसेस क्या होते हैं, जैसे कि लॉगिन सिस्टम्स हो गए, बैकग्राउंड टास्क्स हो गए, जो कि नॉन HTTP सर्वर लॉजिक यूज़ करते हैं, हम वहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, HTTP सर्वलेट क्या होता है, ये मोस्ट कॉमनली यूज सर्वलेट है। ठीक है,
HTTP प्रोटोकॉल के लिए बनी होती है स्पेशल, नाम से पता लग रहा है HTTP सर्वलेट। इसको javax.servlet.http.http सर्वलेट से एक्सटेंड किया जाता है, ठीक है। ये क्लाइंट के गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट जैसे रिक्वेस्ट मेथड्स को हैंडल करता है। वेब ऐप्स में जो सर्वलेट यूज़ होते हैं वो मोस्टली यही वाले होते हैं, ठीक है। अभी मेथड ओवरराइड क्या क्या होता है इसमें, डू गेट, ये तो पोस्ट, इस टाइप के होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यूज़ केस क्या हो गए इसके, लॉगिन फॉर्म्स में ये भी यूज़ होता है, ठीक है। सर्च इंजन्स में यूज़ होता है मोस्टली, और प्रोडक्ट फिल्टर, सपोज तुम फ्लिपकार्ट पर सर्च कर रहे हो टी शर्ट्स, तो टी शर्ट्स की एक जो लिस्ट आती है ना, वो एक पीछे सर्वलेट लगी हुई है तुम्हारी सारी टी शर्ट्स ढूंढने में। अभी कस्टम या फिर एनोटेटेड सर्वलेट, ये तीसरा टाइप हो गया, जावा 6 के बाद आया है, ठीक है। एनोटेशन बेस्ड सर्वलेट्स जो कि अभी काफ़ी पॉपुलर हुए, क्योंकि इसमें हमें web.xml फाइल में कॉन्फ़िग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपली @web सर्वलेट एनोटेशन से सर्वलेट डिफाइन कर लो। सर्वलेट जब लिख रहे हो उसी में @web सर्वलेट एनोटेशन को यूज़ करके हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये सर्वलेट कहाँ पे यूज़ होने वाली है, ठीक है। अब सर्वलेट की लाइफ साइकिल पे आते हैं, ठीक है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। सर्वलेट जावा ये एक कंपोनेंट है जो कि वेब सर्वर पर रन होता है, ठीक है। तो क्लाइंट से आई हुई रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। अब इसके 4 फेजेस होते हैं मेनली, तो ठीक है। सबसे पहला फेज़ होता है लोडिंग। जब पहली बार क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है या सर्वर स्टार्ट होता है, तो सर्वलेट कंटेनर जैसे कि टॉम कैट उस सर्वलेट क्लास को मेमोरी में लोड करता है और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाता है। दिस इज़ कॉल्ड लोडिंग, ठीक है। और इनिशियलाइजेशन, सेकंड फेज, इसमें क्या होता है, अब कंटेनर उस सर्वलेट ऑब्जेक्ट का इनिट मेथड कॉल करता है। ये मेथड सिर्फ एक बार कॉल होगा पूरी लाइफ में, ठीक है। इसमें ये इनिशियल सेटअप होता है, जैसे कि डेटाबेस से कनेक्शन बनाना, पैरामीटर्स डिफाइन करना, इनपुट आउटपुट्स वगैरह, ये सब चीज़ें देखना, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है रिक्वेस्ट हैंडलिंग, जो कि होता है हमारा सर्विस मेथड, ठीक है। अब भाई जब भी क्लाइंट मतलब ब्राउज़र कोई भी रिक्वेस्ट आएगी वहाँ से, तो सर्वलेट का सर्विस मेथड कॉल होगा, ठीक है। ये हर रिक्वेस्ट पे बार बार चलता है। इसके अंदर चेक होता है कि गेट आई है या पोस्ट आई है, और फिर डू गेट या डू पोस्ट कॉल होता है, ठीक है। मतलब जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आई है उसको हम काउंटर करेंगे। अब जब सब कुछ हो गया भाई, तो फालतू में अपनी मेमोरी क्यों दे के रखें एक सर्वलेट को जिसका आगे यूज़ नहीं होना है, तो हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो चौथा फेज़ डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय मेथड, ठीक है। जब सर्वर बंद होता है या सर्वलेट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हो जाता है। इसमें क्लीन अप का काम होता है, जैसे कि मेमोरी रिलीज़ और डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज कर देना, ये सब चीज़ें, ठीक है। सर्वलेट की 4 फेजेस पढ़ी हमने। सबसे पहले क्लास लोड होती है, देन इनिशियलाइज होता है, देन सर्विस मेथड होता है, देन डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। इसके बाद भाई आता है अपना रिक्वेस्ट डिस्पैचर, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सर्वलेट के अंदर, और वो सर्वलेट्स के बीच में कम्युनिकेशन को हैंडल करता है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं हमारे पास एक ही सर्वलेट है, हमें एक से ज़्यादा सर्वलेट की एक काम के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। सपोज हमारे पास 3-4 काम है और तीनों चारों के लिए अलग अलग सर्वलेट डिफाइंड है। रिक्वेस्ट तो यूज़र एक बार भेजेगा ना, हमें तो फाइनल आउटपुट चाहिए। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट डिस्पैचर है क्या? रिक्वेस्ट डिस्पैचर एक इंटरफेस होता है जो कि एक सर्वलेट को दूसरे सर्वलेट या रिसोर्स को फॉरवर्ड या इंक्लूड करने में मदद करता है, ठीक है। अभी फॉरवर्ड और इंक्लूड बताता हूँ। फॉरवर्ड, अगर तुम्हें रिक्वेस्ट एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट को पास करनी है बिना क्लाइंट को पता चले, तो फॉरवर्ड करते हैं। और अगर हमें एक सर्वलेट के रिस्पॉन्स को दूसरे सर्वलेट के रिस्पॉन्स के अंदर इंसर्ट करना हो, ठीक है, तो इंक्लूड करते हैं। अब इसके अंदर 2 मेथड्स होते हैं, फॉरवर्ड और इंक्लूड, यही जो अभी बताए, ठीक है। फॉरवर्ड मेथड क्या होता है? ये मेथड करंट रिक्वेस्ट को दूसरे सर्वलेट को फॉरवर्ड कर देता है। इंक्लूड मेथड क्या करता है? ये करंट रिस्पॉन्स में किसी दूसरे रिसोर्स का कंटेंट ऐड कर देता है। सपोज कोई इनपुट दे दिया, कहीं और से इनपुट लिया दूसरे सर्वलेट से, उसका इनपुट जो आया, उसका आउटपुट आया, वो इधर इनपुट कर दिया, इस टाइप से, ठीक है। सोचो तुम्हारे पास एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। तुमने एक लॉगिन सर्वलेट बनाया है, और अगर यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन कर लेता है, तो तुम रिक्वेस्ट डिस्पैचर के थ्रू सीधा डैशबोर्ड सर्वलेट को कॉल करा सकते हो। यहाँ पे तुम्हारे लॉजिक जो लॉगिन सर्वलेट है ना, उससे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड किया जाएगा डैशबोर्ड सर्वलेट को। लाइक तुमने लॉगिन किया, लॉगिन वेरीफाई हुआ, तो वो क्या करेगा, तुम्हारे रिक्वेस्ट को जो लॉगिन वाला सर्वलेट था वो फॉरवर्ड कर देगा डैशबोर्ड वाले सर्वलेट को, और तुम्हारा सीधा होम पेज खुल जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे एक बार रिवाइज करते हैं। फॉरवर्ड, जो कि हमें अलाउ करता है टू रीडायरेक्ट रिक्वेस्ट टू अनदर रिसोर्स
ऑन द सर्वर इंक्लूड, जो कि हमें हेल्प करता है एम्बेड अनदर रिसोर्स आउटपुट इनटू योर करंट पेज। ठीक है, अभी रिक्वेस्ट डिस्पैचर को रिस्पॉन्स या सेंड रीडायरेक्ट से कंफ्यूज नहीं करना, वो क्लाइंट को कम्प्लीटली रीडायरेक्ट करता है, जबकि रिक्वेस्ट डिस्पैचर सर्वर साइड पे ही राउटिंग करता है। जो हमारे ये रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट होते हैं ना, ये क्लाइंट के साइड पे भी काम करते हैं। सर्वलेट का इतना ही था, ये सब कर लोगे ना सर्वलेट हो जाएगा पूरा। JSP, ये तो था सर्वर पेजेस। ठीक है, अब JSP करते हैं। JSP एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है जो डायनामिक वेब पेजेस बनाने में यूज़ होती है। JSP का मेन काम है HTML पेजेस को जावा कोड के साथ इंटीग्रेट करना। ठीक है, JSP एक स्पेशल टाइप की सर्वलेट होती है बस फ़र्क ये है कि ये HTML लाइक सिंटैक्स यूज़ करती है जिसमें जावा कोड एम्बेड होता है। JSP कोड प्लस HTML इज इक्वल टू डायनेमिक वेब पेज। ठीक है, यानी तुम HTML लिखते हो और उसमें जावा कोड डालते हो जो पेज रेंडर होने से पहले एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब JSP को क्यों यूज़ करना है जब हमारे पास सर्वलेट्स हैं ऑलरेडी अलग अलग काम करने के लिए। ठीक है, तो JSP का मेन एडवांटेज है सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, मतलब प्रेजेंटेशन और लॉजिक दोनों को अलग अलग करके रख सकते हैं हम। ये डायनेमिक कंटेंट जनरेशन के लिए बेस्ट है, जैसे कि फॉर्म वैलिडेशन, डेटाबेस से डेटा फेच करना, सेशन मैनेजमेंट, ये सब करते हैं हम लोग के। ये तो इसमें इंटीग्रेट हो गया तो जावा के सारे बेनिफिट्स भी मिल गए हमें। अब JSP वर्क कैसे करती है। ठीक है, JSP का पेज जो है, सबसे पहले तुम JSP फाइल लिखते हो जो HTML और जावा कोड का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ट्रांसलेशन टू सर्वलेट, जब JSP पेज पहली बार रिक्वेस्ट होती है ना, तो सर्वर उस JSP को एक सर्वलेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, देन सर्वलेट एग्जीक्यूशन, फिर सर्वलेट एग्जीक्यूट होता है और डायनेमिक कंटेंट जनरेट हो जाता है। रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट, फाइनल आउटपुट जो भी हमारा HTML का होता है, जो भी होता है वो क्लाइंट को भेज दिया जाता है टू डिस्प्ले। ठीक है, ये थी इसकी बेसिक वर्किंग एंड फ्लो। अब JSP का सिंटैक्स ओवरव्यू क्या क्या है। हमारे पास डायरेक्टिव्स हैं, ये मतलब जो पेज लेवल इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, जो कि पेज की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो होते हैं। स्क्रिप्टलेट्स हो गए, ये जावा कोड होता है जो कि JSP पेज के अंदर होता है। एक्सप्रेशंस, ये डायनेमिक डेटा होता है, डेटा को डायरेक्टली HTML में प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है एक्चुअली। ठीक है, और फिर डिक्लेरेशंस, ये वेरिएबल्स और मेथड्स डिफाइन करते हैं जो JSP पेज के लिए ग्लोबली अवेलेबल होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं इसके कुछ। JSP इज़ अ पार्ट ऑफ जावा EE, एंटरप्राइज एडिशन का पार्ट है। ठीक है, नॉर्मल उसमें नहीं मिलता है। JSP फाइल एक्सटेंशन अलग होती है, इसको .JSP करके हम फाइल एक्सटेंशन लेते हैं। ठीक है, इट वर्क्स ऑन जावा सर्वलेट कंटेनर्स लाइक Tomcat एंड ऑल। इट्स यूज्ड फॉर डायनेमिक वेब कंटेंट जनरेशन विद द पावर ऑफ जावा। ये तो देखते हैं JSP वर्किंग एंड फ्लो कैसे होता है। जैसे एक JSP पेज क्लाइंट के रिक्वेस्ट पे एग्जीक्यूट होता है और सर्वर साइड पे डायनेमिकली कंटेंट जनरेट होता है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग पे आते हैं। सबसे पहले JSP पेज रिक्वेस्ट होगा। ठीक है, जब क्लाइंट ब्राउज़र से JSP पेज को रिक्वेस्ट करता है, सर्वर उस JSP पेज को प्रोसेस करने के लिए JSP कंटेनर को भेजता है। JSP कंटेनर वही अपाचे टॉमकैट, जहाँ पे भी कंटेनर दिखे, वेब कंटेनर दिखे, सर्वलेट का हो, JSP का हो, किसी का भी हो, अपाचे टॉमकैट लिख दो भाई। JSP टू सर्वलेट कन्वर्जन, सर्वर पे पहली बार जब JSP पेज रिक्वेस्ट होता है ना, तब JSP कंटेनर उस JSP पेज को एक सर्वलेट में ही कन्वर्ट कर देता है। ये कन्वर्जन एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, इसमें हमारा कोई इंटरवेंशन नहीं होता। अगर JSP पेज को पहली बार एक्सेस किया गया है तो सर्वर उसको जावा सर्वलेट कोड में कंपाइल करता है। अगर ये JSP पेज पहली बार है तो सर्वर इसको कंपाइल करेगा और सर्वलेट बनाएगा। ठीक है, अब सर्वलेट एग्जीक्यूशन, सर्वर जावा कोड को एग्जीक्यूट करता है। अगर JSP पेज में कोई डायनेमिक कंटेंट जनरेट करना हो तो वो जावा कोड के थ्रू किया जाता है। ठीक है, अब रिस्पॉन्स सेंड टू द क्लाइंट, ये लास्ट स्टेप है। जब सर्वर JSP पेज को प्रोसेस कर लेता है तो उसके बाद जो फाइनल हमारे पास पेज आएगा HTML फॉर्मेट में कन्वर्ट करके, और क्लाइंट ब्राउज़र पे वो कंटेंट डिस्प्ले हो जाता है। सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ उसका। मान लो हमारे पास एक लॉगिन पेज है, login.jsp। जब यूज़र लॉगिन क्रेडेंशियल सबमिट करता है ना, तो पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट जाएगी, यूज़र ब्राउज़र से login.jsp रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, अब सर्वलेट में कन्वर्जन होता है, सर्वर पे login.jsp पेज को लॉगिन सर्वलेट में कन्वर्ट किया जाता है। अब लॉगिन सर्वलेट जावा कोड एग्जीक्यूट करता है, जैसे पासवर्ड वेरिफिकेशन। अब इसके बाद अगर लॉगिन सक्सेसफुल हुआ तो JSP पेज डायनेमिकली यूज़र स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर देगा। ये हमारा डायनेमिक रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, अब इसके बाद सर्वर क्या करेगा, HTML फॉर्मेट में रिस्पॉन्स सेंड कर देगा जो क्लाइंट ब्राउज़र पे शो हो जाएगा। सिंपल भाई साहब, ये सिंपल वर्किंग है। ये तो इसके की पॉइंट्स क्या क्या याद रखने। JSP पेज पहली बार रिक्वेस्ट होने पे सर्वलेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और सर्वर क्लाइंट को HTML पेज भेजता है, JSP कोड नहीं भेजता। रिस्पॉन्स जब जाएगा HTML कोड जाएगा, JSP कोड नहीं जाएगा।
जेएसपी का मेन काम है डायनेमिक वेब कंटेंट जनरेट करना, क्योंकि है यार सबका यही काम है। अब हम बात कर रहे हैं जेएसपी के 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हर जेएसपी पेज में ऑटोमेटिकली अवेलेबल होते हैं, तुम्हें इन्हें एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट्स तुम्हारे जेएसपी पेज के अंदर यूज़ करने के लिए रेडी मिलते हैं। सबसे पहला रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्लाइंट की तरफ से सर्वर को भेजे गए HTTP रिक्वेस्ट का डेटा हैंडल करता है। तुम्हारे पेज पे जो भी डेटा क्लाइंट ने भेजा हो वो सब रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेसिबल होता है, ठीक है। इसके बाद रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट सर्वर से क्लाइंट को भेजे गए HTTP रिस्पॉन्स को हैंडल करता है, मतलब कि वही रिक्वेस्ट हमारे पास जो आया था उसको हैंडल कर रहा था, रिस्पॉन्स जो हम भेज रहे हैं उसको हैंडल कर रहा है, सिंपल। आउट ऑब्जेक्ट तुम्हारे रिस्पॉन्स आउटपुट जनरेट करने की फैसिलिटी देता है, ठीक है। तुम इस ऑब्जेक्ट का यूज़ HTML और डायनेमिक कंटेंट को रिस्पॉन्स बॉडी में इंसर्ट करने के लिए करते हो। सेशन ऑब्जेक्ट क्लाइंट के सेशन को मैनेज करता है। अगर तुम्हारा क्लाइंट एक सेशन स्पेसिफिक डेटा को स्टोर कर रहा है तो तुम सेशन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो। एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट सर्वर वाइड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। अगर तुम्हें मतलब एप्लीकेशन वाइड डेटा स्टोर करना हो तो तुम एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हो, जो सर्वर के सारे यूजर्स के लिए एक्सेसिबल हो, वो वाला डेटा जो होता है अगर वो स्टोर करना हो तो हम एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आता है कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। तुम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ना सर्वलेट के इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स को एक्सेस कर सकते हो। देन हमारे पास आता है पेज कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो होता है जेएसपी पेज का कंटेंट मैनेज करने के काम आता है। जैसे पेज को के डेटा को हैंडल करना, तुम्हें ये ऑब्जेक्ट जेएसपी लाइफ साइकिल के बीच कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करने के लिए बहुत यूज़फुल पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इज पेज, 8 है ये हमारा पेज ऑब्जेक्ट तुम्हारे करंट जेएसपी पेज का रेफरेंस होता है। तुम इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके करंट पेज का रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल करता है, नाम ही बता रहा है भाई साहब। जो तुम्हारे जेएसपी पेज में आई हो, ठीक है, ये सब एक्सेप्शंस जो होती हैं, अगर कोई एरर होता है तो तुम एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हो। ये तो बात करते हैं भाई जेएसपी टैग्स के बारे में। जेएसपी टैग्स हमें HTML के अंदर जावा कोड डालने के लिए और कन्वीनियंट तरीका प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जेएसपी टैग्स को यूज़ करके तुम अपने वेब पेजेस को डायनामिकली कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब मैं ये वर्ड बार बार डायनेमिक बोल रहा हूँ भाई, जहाँ पे घुसा सकते हो घुसा दो पेफोरम, ठीक है। 2 टाइप के टैग्स होते हैं, स्टैंडर्ड टैग्स, कस्टम टैग्स, ठीक है। स्टैंडर्ड टैग्स में क्या होता है, जेएसपी स्टैंडर्ड टैग्स प्री डिफाइंड होते हैं और तुम्हें बेसिक फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि लूप, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एट्सेट्रा, ठीक है। इसका क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ। इसमें डायरेक्टिव्स, डिक्लेरेशन टैग्स, स्क्रिप्टलेट और एक्सप्रेशन टैग ये सब होते हैं। एक्शन टैग्स भी होते हैं इसमें। देन हमारे पास आते हैं कस्टम टैग्स क्या होते हैं? कस्टम टैग्स वो टैग्स होते हैं जो तुम खुद डिफाइन करते हो अपने स्पेसिफिक नीड्स के लिए। ये टैग्स जावा क्लासेस के थ्रू इम्प्लीमेंट होते हैं और तुम्हें अपने एप्लीकेशन में कस्टम बिहेवियर डिफाइन करने की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, ठीक है। अब इनको यूज़ कैसे करते हैं? एक टैग लाइब्रेरी क्रिएट करनी पड़ती है जिसमें तुम्हारे कस्टम टैग्स डिफाइन होंगे। फिर तुम्हें टैब लाइब्रेरी डायरेक्टिव का यूज़ करके उन कस्टम टैग्स को जेएसपी पेज में इंक्लूड करना होता है, ठीक है। ये तो और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, ठीक है, MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। भाई साहब ये तो इतना पूछा जाता है क्या हो। ये तो बात कर रहे हैं MVC आर्किटेक्चर के बारे में, जो एक पावरफुल डिज़ाइन पैटर्न है और जेएसपी में तुम्हारे एप्लीकेशंस को मेंटेनेबल और स्केलेबल बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। MVC का फुल फॉर्म होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, मॉडल में, व्यू में और कंट्रोलर में। सबसे पहले हम आते हैं मॉडल के ऊपर। मॉडल इज़ तुम्हारी डेटा लेयर। मॉडल तुम्हारे एप्लीकेशन का डेटा और बिजनेस लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जिसे हम डेटा स्टोर करते हैं लाइक इन अ डेटाबेस, वो सारी ऑपरेशंस, कैलकुलेशंस या प्रोसेसिंग जो तुम परफॉर्म करते हो वो सब मॉडल में होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास एक यूज़र रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, ठीक है, तो मॉडल में यूज़र का डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास मेथड्स होंगे, ठीक है। ये लॉजिक डेटाबेस ऑपरेशंस या बिजनेस रूल्स को हैंडल करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है व्यू, प्रेजेंटेशन लेयर। व्यू वो पार्ट है जो यूज़र को दिखता है, यानी तुम्हारा यूज़र इंटरफेस UI, ठीक है। ये डेटा को प्रेजेंट करने का काम करता है जो तुम मॉडल से रिसीव करते हो। एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास कोई लॉगिन फॉर्म है तो उस फॉर्म को डिस्प्ले कराने का काम व्यू करेगा, ठीक है। ये तो कंट्रोलर का काम है तुम्हारे एप्लीकेशन को लॉजिक प्रोवाइड करना और कम्युनिकेशन को मैनेज करना मॉडल और व्यू के बीच में।
कंट्रोलर यूज़र के इनपुट्स को प्रोसेस करता है, बिजनेस लॉजिक अप्लाई करता है और फिर अप्रोप्रिएट व्यू को रेंडर करता है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक सबमिट बटन है, तो यूज़र जब उस बटन पे क्लिक करेगा, कंट्रोलर उस इनपुट को हैंडल करेगा और मॉडल को कॉल करेगा ताकि यूज़र डेटा वैलिडेट हो सके। अब भाई जेएसपी में एमवीसी का फ्लो, जेएसपी के थ्रू एमवीसी का फ्लो, सबसे पहले रिक्वेस्ट आएगी, यूज़र कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है जैसे कि लॉगिन फॉर्म सबमिट करना। ठीक है, कंट्रोलर रिसीव करता है रिक्वेस्ट को, इनपुट को प्रोसेस करता है और अप्रोप्रिएट मॉडल को कॉल करता है। अब मॉडल डेटा को प्रोसेस करता है, वैलिडेट करेगा या फिर डेटाबेस से फेच करेगा, जो भी उसको करना है, और कंट्रोलर को रिजल्ट रिटर्न करके देता है। अब कंट्रोलर वापस से कंट्रोलर एक्शन में आता है, कंट्रोलर रिजल्ट को चेक करता है और सब कुछ सही है तो कंट्रोलर व्यू को फॉरवर्ड कर देगा, सक्सेस पेज या डैशबोर्ड टाइप्स। तो व्यू क्या करेगा, यूज़र को फीडबैक देता है, जैसे कि सक्सेस का मैसेज हो गया या फिर प्रोफाइल पेज खोलना हो गया, ये सब चीज़ें। तो ऐसे हमारा फ्लो वर्क करता है एमवीसी का जेएसपी के अंदर। लास्ट टॉपिक पे आ गए हम, जेएसपी वर्सेस सर्वलेट भाई साहब। ये तो अच्छा, ये वीडियो बहुत छोटी है क्योंकि ये बस तुम्हें मतलब एक रेफरेंस देने के लिए कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, क्या चीज़ क्या होती है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर जो जो चीज़ें हैं ना, बस वो कर लेना। मैं बता रहा हूँ यूनिट 1 तुम्हारी हो जाएगी, गारंटी मेरी है भाई। जेएसपी वर्सेस सर्वलेट। अब हम बात करते हैं जेएसपी और सर्वलेट के बीच में डिफरेंसेस के बारे में। ठीक है, जो तुम्हारे वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, हेल्प करेगा कि तुम्हें जेएसपी यूज़ करना है या सर्वलेट। तो जेएसपी और सर्वलेट दोनों सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज़ हैं। ठीक है, लेकिन इनकी फंक्शनैलिटीज़ और यूजेज थोड़ी डिफरेंट होती है। ये तो रीज़न के तौर पे मैं बताता हूँ तुम्हें। क्राइटेरिया हमारा क्या ले रहे हैं, पहले डेफिनेशन। सर्वलेट जो जावा क्लास को हैंडल करता है, मतलब जावा क्लास होती है हैंड टू हैंडल रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज, और जेएसपी क्या होता है, एचटीएमएल पेजेस होते हैं विद एम्बेडेड जावा कोड। ठीक है, डिफरेंस समझ आया, दोनों है क्या, पर्पस क्या होता है दोनों का। सर्वलेट बिजनेस लॉजिक हैंडल करता है और जेएसपी डायनामिक कंटेंट जनरेशन यूआई का लॉजिक हैंडल करता है। ठीक है, अब कोड स्ट्रक्चर, जावा कोड मिक्स्ड होता है एचटीएमएल में और सर्वलेट के अंदर। ठीक है, और जेएसपी में एचटीएमएल कोड जावा कोड के अंदर एम्बेड होता है, उल्टा। ठीक है, अब फाइल एक्सटेंशन, सर्वलेट क्या करता है, डॉट जावा या फिर डॉट क्लास, और जेएसपी में अभी पढ़ा था मैंने डॉट जेएसपी। एग्जीक्यूशन, सर्वलेट में क्या होता है, सर्वर कंपाइल करता है और एग्जीक्यूट करता है जावा कोड को। जेएसपी में क्या होता है, सर्वर पहले जेएसपी को एक सर्वलेट में ही ट्रांसलेट करेगा और उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। परफॉर्मेंस, सर्वलेट फास्ट होती है एक्चुअली क्योंकि वो कंपाइल्ड कोड होता है, और जेएसपी थोड़ा स्लो होता है क्योंकि वो पहले सर्वलेट में कन्वर्ट होगा उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। अब डेवलपमेंट ईज, मतलब आसान क्या है इनमें, तो सर्वलेट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू जेएसपी और जेएसपी थोड़ा ईजी है। मेंटेन करना सर्वलेट को थोड़ा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू जेएसपी, क्योंकि जेएसपी के अंदर एचटीएमएल और जावा का दोनों का कोड सेपरेट होता है। यूज़ केस, सर्वलेट को हम कॉम्प्लेक्स लॉजिक और डेटा प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं, जबकि जेएसपी को हम यूआई बेस्ड या फिर पेज सेंटर्ड लॉजिक में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यही था भाई, ख़त्म हो गया। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लाइक वगैरह कर देना। ठीक है, जा रहा हूँ। ये तो था।